नमस्कार। आज हम कक्षा 11वीं का चैप्टर 2 जिसका नाम है लेखन और शहरी जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं। मुझे पता है कि यह विषय आप लोगों के लिए बिल्कुल नया है। आप पहली बार इसका अध्ययन करने जा रहे हैं, लेकिन बच्चों मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि यह अध्याय काफ़ी दिलचस्प है और हम इस अध्याय को विभिन्न रचनात्मक आयामों के साथ कवर करने जा रहे हैं। इस सत्र में आज हम जिन विषयों को शामिल करने जा रहे हैं वह है मेसोपोटामिया, एक कांस्य युग सभ्यता के रूप में। इस सभ्यता को जानने के स्रोत, इसका भूगोल और इसका शहरी जीवन। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मेसोपोटामिया की कुछ तस्वीरें, कुछ कलाकृतियाँ, कुछ आभूषण दिखाना चाहती हूँ ताकि हम जिस सभ्यता के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं उसके बारे में आपको पता चल सके। क्या आप इसे किसी ज्ञात पहलुओं से संबंधित कर सकते हैं? इतना ही नहीं बच्चों, बल्कि मैं आपको मेसोपोटामिया की कलाकृतियों को दिखाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के संग्रहालय की कुछ झलकियां भी दिखा रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि अवधारणा को समझने के लिए शब्द के व्युत्पत्ति संबंधी अर्थ को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। शब्द है हमारा मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया शब्द प्राचीन शब्दों मेसो से बना है, जिसका अर्थ है बीच में या मध्य में, और पोटामस का अर्थ होता है नदी के बीच। इसका मतलब हुआ दो नदियों के बीच की भूमि। मेसोपोटामिया की सभ्यता टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के बीच स्थित थी। वर्तमान में मेसोपोटामिया मध्य पूर्व दक्षिण पश्चिम एशिया के कुछ हिस्से और पूर्वी मध्य सागर के आसपास की भूमि में स्थित है। यह क्षेत्र अब आधुनिक इराक, कुवैत, टर्की और सीरिया में स्थित है, जबकि इसका ज्यादा क्षेत्र आज का इराक है। अब पिछली कक्षा की छोटी छोटी झलक देखते हैं, जहां हमने पाषाण युग के बारे में चर्चा की थी। कैल्कोलिथिक युग के बाद कांस्य की खोज की गई और इसका प्रयोग व्यापक रूप से किया गया था। इसीलिए इस अवधि को कांस्य युग कहा जाता था और उस अवधि में 4 सभ्यताएं हुई थी: मेसोपोटामिया की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता, मिस्र और चीनी सभ्यता। इन सभ्यताओं को नदी घाटी सभ्यता भी कहा जाता था क्योंकि ये नदियों के पास बसी थी। मेसोपोटामिया, जैसा कि इसका नाम कहता है, 2 नदियों के बीच, इसीलिए टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियां थी। सिंधु के पास हड़प्पा, मिस्र के पास नील नदी और हुआंगहो घाटी के पास चीनी सभ्यता थी। इस नक्शे को देखें। लेकिन इन सभ्यताओं को कांस्य या नदी घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता था? कभी सोचिएगा बच्चों। वास्तव में जब कांस्य की खोज की गई तो व्यापक रूप से इसका इस्तेमाल भी किया गया था। नदियों ने रहने के लिए सुविधाएं भी प्रदान की, जैसे सिंचाई, नेविगेशन, मिट्टी संरक्षण, मत्स्य पालन, व्यापार के रूप में इसका प्रयोग किया गया। इन सभ्यताओं ने वास्तव में अपने को धातु और नदी के साथ जोड़ा था। यह सभ्यता महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने मानव सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण प्रगति देखी, जैसे कृषि का विकास, लेखन का आविष्कार, प्रौद्योगिकी और कलात्मकता का विकास और अन्य भी बहुत सारी उपलब्धियां। सुमेरियन, अक्काडियन, बेबीलोनियन मेसोपोटामिया में रहते थे। पुरातत्वविदों को खुदाई में दक्षिणी इराक के उर में शवग्रहों में शाही सामान, आभूषण, मिट्टी के बर्तन, संगीत वाद्य यंत्र मिले हैं। दरअसल यह सभ्यता अपनी समृद्धि, शहर के जीवन, समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विज्ञान के लिए जानी जाती थी। हम बाद में इसके बारे में भी कवर करेंगे। आइए जानते हैं इस सभ्यता के स्रोतों के बारे में। पहला, पुरातात्विक साक्ष्य। वास्तव में पुरातत्व 1840 के दशक में शुरू हुआ। उरुक और मारी की खुदाई तो दशकों तक चलती रही। फिर मेसोपोटामिया की इमारतें, मूर्तियां, आभूषण, औजार, मोहरें, लिखित दस्तावेज भी इसके स्रोत हैं।
अब एक अन्य स्रोत की बात करते हैं। ओल्ड टेस्टामेंट माने कि बाइबल का पहला भाग, सुमेर का उल्लेख वहां शिमिर के रूप में किया गया है। ये शायद आप लोगों के लिए बिल्कुल नई बात है। मैं आपको मेसोपोटामिया की भौगोलिक यात्रा पर भी लेकर चलती हूँ, पर उससे पहले एक सवाल भौतिक विशेषताओं पर। भूगोल किसी सभ्यता के विकास को कैसे प्रभावित करता है? नदी, पहाड़, जलवायु और रेगिस्तान सभ्यता के विकास में किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? कोई उत्तर? हाँ बच्चों, आपको इन सवालों का जवाब धीरे धीरे मिलेगा। मेसोपोटामिया की कहानी शुरू करते हैं। मेसोपोटामिया के उत्तर पूर्व में हरे अविरल मैदानी इलाके थे जो पेड़ों से ढके पर्वत श्रृंखलाओं की ओर बढ़ते हुए लगते थे। फसलों को उगाने के लिए पर्याप्त वर्षा भी होती थी। उत्तर में स्टेपीज यानी घास के मैदान थे। कहा जाता है कि वहां पशु चराने वाले लोगों को कृषि की तुलना में बेहतर आजीविका की सुविधाएं उपलब्ध थी। पूर्व में टिग्रिस की सहायक नदियां ईरान के पहाड़ों में संचार के मार्ग प्रदान करती थी। दक्षिण एक रेगिस्तान था और यह वह जगह थी जहां पहला शहर और लेखन उभरा। उत्तर पूर्वी मैदानों और पहाड़ की ढलानों में मांस, दूध और ऊन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। तो सरल भाषा में नॉर्थ माने उत्तर में स्टेपीज घास भूमि थी जहां पशुओं को चराया जाता था। उत्तर पूर्व में मैदानी क्षेत्र में पेड़ से ढके पहाड़ और नदियां थी। पूर्व में टिग्रिस की सहायक नदियां थी। दक्षिण में बाढ़ का मैदान और सिंचाई की पूरी व्यवस्था की गई थी। चलिए एक गतिविधि करते हैं। गतिविधि का मतलब है एक एक्टिविटी हम सब मिलकर करेंगे। उस गतिविधि के अनुसार आप मेसोपोटामिया में एक गाइड के लिए एक स्क्रिप्ट लिखने का काम आपको दिया जाता है। एक दर्शनीय स्थल का संक्षिप्त विवरण आपको लिखना होगा। यहां आपको मानना है, ऐसा सोचना है कि आपको मेसोपोटामिया में एक गाइड के लिए एक स्क्रिप्ट लिखनी है। चलिए, आपको यह मुश्किल तो नहीं लग रहा? चलिए मैं इसका थोड़ा सा हिंट आपको दिए देती हूं। इसमें आप इसके भूगोल के बारे में अपने ज्ञान का उपयोग करेंगे और इसके सारे पहलुओं के बारे में लिखेंगे। अब चलिए एक बात आप मुझे बताइए कि प्राचीन मेसोपोटामिया में सभ्यता का विकास कैसे हुआ, वहां शहर और साम्राज्य कैसे बने? बच्चों, जैसा कि आप समय रेखा से देखेंगे कि इस क्षेत्र के प्राचीन इतिहास में कई राजनीतिक शक्तियां आई। सुमेर, अकाडियन, बेबीलोनियन, एसीरियन और उसके बाद फारसियों तक यह साम्राज्य चलता ही चला गया। इसका दूसरा था उरुक। उरुक दुनिया के इतिहास में पहले प्रमुख शहरों में से एक था। यह 2900 ईसा पूर्व के आसपास अपने चरम पर पहुंच गया जब इसकी अनुमानित आबादी लगभग 80,000 थी। उरुक दक्षिणी मेसोपोटामिया में यूफ्रेटिस नदी के किनारे स्थित था। यह सुमेरियन सभ्यता का केंद्र था। उन्नत खेती और सिंचाई तकनीक के कारण यह इतना बड़ा विकास करने में सक्षम भी हुआ। भोजन की प्राचुर्यता ने शहर को समृद्ध भी बना दिया था। उरुक का सबसे प्रसिद्ध राजा गिलगमेश था। बाद में उन्हें एक पौराणिक नायक के रूप में बदल दिया गया। अगला अक्कड़। अक्काद शहर दुनिया के पहले साम्राज्य अक्काडियन साम्राज्य का केंद्र था। अक्काडियन भाषा ने सुमेरियन की जगह भी ले ली थी। इसके बाद थे एसीरियन। टिग्रिस नदी के पश्चिमी तट पर उत्तरी मेसोपोटामिया में स्थित इसको साम्राज्य के धार्मिक केंद्र के रूप में मान्यता दी गई थी। बेबीलोन साम्राज्य की राजधानी और एक महत्वपूर्ण केंद्र भी था। अपने चरम के दौरान बेबीलोन दुनिया का सबसे बड़ा शहर था तथा यहाँ खाद्य उत्पादन, व्यापार, विनिर्माण और सेवाओं जैसे विभिन्न आर्थिक गतिविधियां होती ही रहती थी। एक ही सभ्यता के लिए विभिन्न नामों का उपयोग किया जाता है, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता
सुमेरियन सभ्यता, बेबीलोनियन सभ्यता, अक्काडियन सभ्यता, एसीरियन सभ्यता। और शहरी जीवन के सामाजिक आयामों को हम अपने अगले सत्र में विस्तृत वेब चार्ट के साथ इसकी चर्चा करेंगे। और आज के सत्र की पुनरावृत्ति कुछ इस प्रकार है। मेसोपोटामिया कांस्य युग और नदी घाटी सभ्यता के एक भाग के रूप में, वर्चुअल ट्रिप के माध्यम से मेसोपोटामिया की कलाकृतियों की झलक, मेसोपोटामिया का भूगोल और मेसोपोटामिया के प्रमुख शहर। और चलिए आपसे कुछ सवाल भी करते हैं। अधिकांश आज के किस देश में प्राचीन मेसोपोटामिया स्थित है? मेसोपोटामियों की नदियों का नाम बताइए। मेसोपोटामियन सभ्यता को समझने के लिए स्रोतों का उल्लेख कीजिए। और अनुसंधान के लिए माने एक्टिविटी और रिसर्च के लिए एक प्रश्न मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ और यह प्रश्न बच्चों बहुत ही दिलचस्प है। क्या आप मेसोपोटामिया के 7 देवताओं का नाम बता सकते हैं? 7 ग्रह देवता। नंबर 7 प्राचीन मेसोपोटामिया की कॉस्मोलॉजी में बहुत महत्वपूर्ण था। तो इसे खोजें और हम अगले सत्र के इस अध्याय से संबंधित नए संदर्भ के साथ आप सबसे मिलेंगे। वो एक्टिविटी जरूर कीजिएगा बच्चों, क्योंकि पढ़ने के साथ साथ अगर उससे संबंधित कुछ पहलुओं को सोचा जाए तो पढ़ी हुई बातें हमेशा याद रहती हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप जो भी पढ़ें उसे न सिर्फ पढ़ें बल्कि समझें और उसका आकलन भी करें। बच्चों, इसे समझिए और इसको आगे समझाएं। आज के लिए इतना ही। अगले भाग में बहुत सारी दिलचस्प बातों के साथ हम दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार। क्या